दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्र के साथ एक अरसे से जारी अपने टकराव में तू डाल डाल में पात पात की स्थिति में तो रहे हैं, लेकिन अब लग रहा है कि धारणाओं की लड़ाई में वो पिछड़ने लगे हैं। जैसे ही ईडी ने शराब घोटाले में आप नेताओं पर अपना शिकंजा कसा और दिल्ली का सामना विगत 6 वर्षों में नवंबर की सबसे दूषित आबो हवा से हुआ, केजरीवाल उन 2 बिंदुओं पर लड़खड़ाते हुए नजर आए जिन पर उन्होंने अपना राजनीतिक ब्रांड निर्मित किया था: भ्रष्टाचार की नकेल और सुप्रशासन। केजरीवाल के 2 प्रमुख सहयोगी उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह आज सलाखों के पीछे हैं। राजधानी में शराब बिक्री के निजीकरण संबंधी 2021 के निर्णय के बाद मनी लॉन्ड्रिंग और रिश्वतखोरी के आरोपों में उन पर ईडी और सीबीआई की जांच चल रही है। विवाद के बीच आबकारी नीति को वापस ले लिया गया था, लेकिन इसने केंद्रीय जांच एजेंसियों को आपके शीर्ष नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज करने से नहीं रोका। आरोप केजरीवाल के दरवाजे तक पहुंच गए हैं। उन्हें ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। हालांकि वे अब तक पूछताछ से बचने में कामयाब रहे हैं, लेकिन कब तक? दिल्ली में चर्चा आम है कि ईडी आपको सह साजिशकर्ता के रूप में नामित कर सकती है और केजरीवाल को पार्टी संयोजक के रूप में उनकी जिम्मेदारी के कारण गिरफ्तार किया जा सकता है। आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने में जो विडंबना निहित है, उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। यह पार्टी यूपीए सरकार के खिलाफ अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से जन्मी थी। केजरीवाल भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अन्य दलों की आक्रामकता से आड़े हाथों लेते हुए अपनी मिस्टर क्लीन की छवि का प्रदर्शन करने से कभी नहीं थकते। हालांकि अब सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया तो शुरुआत में दिल्ली में सीएम ने अपना चिर परिचित विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की थी, लेकिन इस खुलासे के बाद कि उन्होंने सीएम निवास के नवीनीकरण पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए थे, उनकी इस रणनीति की विश्वसनीयता खो गई। इसे शीश महल घोटाला कहा गया और आपके निजी सर्वेक्षणों ने पुष्टि की कि इसमें लोगों की नजरों में केजरीवाल की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। केजरीवाल सोच ही रहे थे कि अगला कदम क्या उठाया जाए कि इधर दिल्ली के प्रदूषण का स्तर बढ़ना शुरू हो गया। पिछले साल आपने अपने द्वारा शासित पंजाब में खेतों में लगाई जाने वाली आग को नियंत्रित करके दिल्ली में स्मोक टावर स्थापित करके और हवा को साफ करने के लिए दर्जनों वाटर गन्स तैनात करके नवंबर के महीने को कुछ हद तक धुंध से मुक्त रखा था। लेकिन इस साल तो दिल्ली सरकार मानो गहरी नींद में सोती हुई पकड़ी गई। उच्चतम न्यायालय ने स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दों पर ढिलाई बरतने के लिए दिल्ली और पंजाब दोनों की आप सरकारों को जमकर फटकार लगाई। जैसे जैसे दिल्ली का दम घुटता गया, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में आपकी सफलताएं अपने आप राजधानी के निवासियों की स्मृति में सिमटती चली गई। पहली बार ऐसा लग रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद को परेशानियों से बाहर निकाल पाने की कोई कारगर रणनीति नहीं बना पा रहे हैं। खुद को विक्टिम कार्ड दिखाने से अब तक बात नहीं बनती। स्पष्टीकरण बहानों की तरह लगते हैं। वे लगातार चुप्पी साधे हुए हैं और बहुत कम नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि मोदी सरकार ने आखिरकार केजरीवाल को बैकफुट पर ला ही दिया, जबकि केजरीवाल तब से ही मोदी के लिए कांटा बने हुए थे जब उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी से उन्हें चुनौती देने का दुस्साहस किया था। हालांकि उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बाद दिल्ली के दोनों विधानसभा चुनावों में केजरीवाल ने भाजपा को टक्कर देकर राष्ट्रीय राजनीतिक मंच पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी। उसके बाद तो उनकी महत्वाकांक्षाओं को पर लग गए थे। प्रधानमंत्री बनने की चाहत में केजरीवाल ने लगातार मोदी को चुनौती दी और दिल्ली सरकार की शक्तियों को केंद्र सरकार की शक्तियों के खिलाफ खड़ा कर दिया। उन्हें जनता की सहानुभूति भी मिली, लेकिन अब बाजी पलटती नजर आ रही है और चाहे उन्हें यह पसंद हो या नहीं, इन हालातों से बाहर निकलने के लिए उन्हें इंडिया गठबंधन के समर्थन की अब पहले से कहीं ज्यादा दरकरार होगी। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर? जय हिंद, जय भारत। केजरीवाल पर भड़के सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 1 घंटे का दिया अल्टीमेटम। केजरीवाल सरकार और केंद्र के बीच विवाद लगातार जारी है। अब चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति को लेकर दोनों राज्यों में तनातनी हो गई है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। भड़के सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से कहा कि वे 1 घंटे में उपराज्यपाल की ओर से सुझाए गए नामों पर फैसला लें। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा कि पैनल की ओर से सरकार को जो भी नाम बताए जाएंगे उन्हें गुप्त रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल को एक पैनल बनाने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस जे.बी. पारदीवाला की बेंच ने कहा कि पैनल की ओर से जो नाम सामने आएंगे उस पर 1 घंटे में फैसला लेना होगा। बता दें कि हाल ही में कानून में बदलाव किया गया है। इसके बाद चीफ सेक्रेटरी का चुनाव जल्द करना जरूरी हो गया है। दिल्ली सरकार का कहना है कि चीफ सेक्रेटरी दिल्ली सरकार के लिए काम करता है। ऐसे में उसकी नियुक्ति में राज्य सरकार और केंद्र के बीच सामंजस्य जरूरी है। इससे पहले कोर्ट ने कहा था कि चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे पास एक ऐसा तरीका होना चाहिए जिसके तहत सरकार काम करे। मुझे यकीन है कि आप दोनों हमें कोई रास्ता सुझा सकते हैं। उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि मुझे यह कहते हुए खेद है कि मुख्य सचिव के खिलाफ बयानबाजी हो रही है और उन्हें झूठे आरोपों के खिलाफ अदालत का रुख करना पड़ा था। पीठ ने अगली सुनवाई के लिए अगले मंगलवार का दिन तय किया। बता दें कि 30 नवंबर को दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार रिटायर होने वाले हैं। उससे पहले अगला चीफ सेक्रेटरी तय किया जाना है। आम आदमी पार्टी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है कि नए चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के साथ सहमति से काम करे। दूसरी तरफ एलजी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि पहले भी चीफ सेक्रेटरी के नामों को लेकर खूब चर्चा की गई है। ऐसे में एक बार फिर आप सरकार को अधिकारियों के नाम सार्वजनिक कर नए आरोप लगाने का मौका मिलेगा। सीजेआई ने कहा कि इस मामले का हल निकालने के लिए केंद्र सरकार और एलजी कुछ अधिकारियों के नाम राज्य सरकार को बताए। राज्य सरकार को उन नामों में से अपनी पसंद के अधिकारी को चुनने का मौका मिलेगा। हालांकि जिन अधिकारियों के नाम सुझाए जाएंगे उनके नाम सोशल मीडिया पर सामने नहीं आने चाहिए। क्या कहना है आपका इस पर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बिहार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी को भी लपेट लिया है। दरअसल पटना में भीम संसद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2005 से पहले की कानून व्यवस्था को लेकर ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद वहां मौजूद सब लोग हैरान पड़ गए। नीतीश कुमार ने लालू राबड़ी के राज का जिक्र करते हुए कहा 2005 के पहले शाम 5 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकलता था। बता दें कि 2005 से पहले लालू और राबड़ी देवी की सत्ता थी। हालांकि उन्होंने संबोधन में लालू और राबड़ी का नाम नहीं लिया। नीतीश कुमार ने मंच से कहा हम 2005 में आए, उसके पहले शाम को कोई आदमी बाहर नहीं निकलता था। आज देखिए शाम और देर रात तक लोग घूमते हैं। हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, सबके हित में हम लोगों ने काम किया है और सबके लिए काम करते हुए कोशिश की है। जिसके लिए नहीं था उसके लिए भी राज्य सरकार ने काम किया। आज देखकर खुशी है कि बड़ी संख्या में लड़कियां और महिलाएं यहाँ पर हैं। कितना अच्छा लग रहा है। पहले क्या था, महिलाएं और लड़कियां घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। जब सबके लिए काम करना शुरू किया। बता दें कि राजधानी पटना के वेटरनी कॉलेज ग्राउंड में रविवार को जेडीयू नेता और मंत्री अशोक चौधरी के द्वारा भीम संसद का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में लोगों की भारी भीड़ पहुंची थी। इसके अलावा मंच से देश के प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, इसके नारे भी खुद मंत्रियों ने लगाए। इसके अलावा उन्होंने बिहार के विशेष राज्य का दर्जा देने का भी मुद्दा उठाया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर 2005 के पहले का जिक्र नीतीश कुमार क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? इससे पहले भी कई कार्यक्रम हुए हैं जिसमें वो याद दिला चुके हैं कि 2005 से पहले बिहार की क्या स्थिति थी। नीतीश कुमार ये बताना चाहते हैं कि जब 2005 के बाद से जेडीयू शासन में है, वो किसी भी गठबंधन में हो, चाहे भाजपा के साथ हो या लालू के साथ हो, उनका ही एजेंडा चलता आया है। ठग दिवस की बधाइयां। अन्ना हजारे से लेकर ऐसा कोई अपना नहीं जिसे केजरीवाल ने ठगा नहीं। दिल्ली ठगी और ठगा पंजाब। आ गया समय अब जनता बोलेगी, भाग केजरी भाग। आम आदमी पार्टी की स्थापना दिवस के साथियों को जो केजरीवाल से ज्यादा ईमानदार, बुद्धिमान और मेहनती थे। केजरीवाल ने एक एक करके सबको पार्टी से निकाल दिया। जो बचे थे वे भ्रष्ट और केजरीवाल की जी हुजूरी करने वाले चमचे हैं। 12 साल पहले रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार खत्म करने आए थे, फिर हम खुद ही भ्रष्टाचार करने लगे। आज अन्ना हजारे को छोड़कर लालू यादव, शरद पवार, सोनिया गांधी, अखिलेश यादव जैसे लोगों में से इसने सांठगांठ कर ली है।
भारत की राजनीति में इतनी जल्दी रंग बदलने वाला कोई उदाहरण नहीं है। अब तो हद हो गई है। जिस महापुरुष की वजह से यह पार्टी बनी, जिसकी मेहनत का लाभ आप लोगों ने उठाया, उस आदमी के लिए एक बार हाथ जोड़ देते, उस बेचारे का नाम ही ले लेते। दिल्ली में जो आपने सरकार बनाई वह आपकी बदौलत नहीं बनी थी। आपको कोई जानता भी नहीं था, वे अन्ना हजारे थे जिसके पीछे लोग चले थे। तुम तो बीच में क्रेडिट खा गए। आम आदमी पार्टी की स्थापना के 11 साल पूरे हो गए। इस मौके पर दिल्ली के केजरीवाल ने रविवार को केंद्र सरकार पर बौखलाहट दिखाई। उन्होंने आप नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई का भी जिक्र किया। सीएम केजरीवाल ने कहा, भारत के इतिहास में किसी भी पार्टी पर उतने हमले नहीं हुए जितने बीते 11 सालों में आपको निशाना बनाया गया। इन 11 सालों में 250 से अधिक फर्जी केस दर्ज किए गए। देश की सभी एजेंसियां आपके पीछे लगी है, लेकिन अभी तक उन्हें एक भी हमारे खिलाफ सबूत नहीं मिला। यह हमारी ईमानदारी का सबसे बड़ा प्रमाण है। केजरीवाल ने 2011 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन शुरू किया। इस दौरान समाज सेवी अन्ना हजारे के साथ कांग्रेस सरकार की भ्रष्टाचार को उजागर किया। इसके बाद से वे राष्ट्रीय चेहरा बन गए। केजरीवाल ने कहा कि आज ही के दिन साल 2012 में आम आदमी उठा और आम आदमी पार्टी की स्थापना की। तब से लेकर आज तक कई उतार चढ़ाव आए हैं। इन 11 सालों में कई मुश्किलें भी आई है, लेकिन हम सभी के जज्बे और जुनून में कोई कमी नहीं आई। उन्होंने कहा कि आज लोगों की प्यार और आशीर्वाद से एक छोटी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी में बदल गई। लोगों का स्नेह हमारे साथ है और यही हमें लोगों की भलाई की दिशा में काम करने की ताकत देता है। आपने पार्टी की स्थापना के लिए 26 नवंबर की तारीख इसलिए चुनी क्योंकि इसी दिन 1949 में संविधान अपनाया गया था। पार्टी की स्थापना दिवस पर सभी कार्यकर्ताओं को बधाई। क्या कहना है आपका इस पर? जय हिंद, जय भारत। भाई भतीजावाद की वजह से ही देश में न्याय नहीं मिलता। लाखों केस लटकते हैं, लाखों बेगुनाह जेलों में सड़ते हैं। जब तक हर समाज के लोगों को समान अवसर, न्याय और सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक देश तरक्की नहीं करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया, जिसमें देश के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश की व्यवस्था से गुलामी की निशानियां को मिटाने का कार्य चल रहा है। उन्होंने सभी क्षेत्रों में गुलामी की निशानियों को सजगता से मिटाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि देश की सारी व्यवस्थाओं को नागरिकों पर केंद्रित बनाना होगा ताकि न्याय तक सभी की पहुंच संभव हो सके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि हमारी व्यवस्थाएं समय का उत्पाद है, या यूं कहें कि गुलामी काल से निकली है। इस दौरान उन्होंने बेंच एंड बार में भारत की विशेष विविधताओं के प्रतिनिधित्व की भी वकालत करते हुए कहा कि इससे न्याय के कार्य को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने ऐसी विविधतापूर्ण प्रक्रिया का एक विकल्प सुझाते हुए कहा कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें विभिन्न पृष्ठभूमियों से जजों की नियुक्ति हो, प्रक्रिया मेरिट पर आधारित हो, प्रतियोगी हो और पारदर्शी हो। उन्होंने कहा एक ऑल इंडियन जुडिशल सर्विस की व्यवस्था बनाई जा सकती है, जिसके तहत प्रतिभावान युवाओं को चुना जाए, उन्हें निचले स्तर से ऊपर तक आने के लिए तैयार किया जाए। जो बेंच में सेवा देना चाहते हैं उन्हें देश भर से चुना जाए ताकि प्रतिभाशाली युवाओं का एक समूह तैयार हो। ऐसी व्यवस्था से उन सामाजिक समुदायों को भी मौका मिलेगा जिनका प्रतिनिधित्व कम है। न्याय तक सबकी पहुंच हो तो इसमें बराबरी का सिद्धांत भी मजबूत होता है। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान में वर्णित न्याय, स्वाधीनता, बराबरी और भाईचारे की भावना पर बल देते हुए कहा कि इन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में भी बड़ी भूमिका निभाई थी और इसलिए उन्हें संविधान की प्रस्तावना में भी विशेष स्थान मिला। उन्होंने कहा कि न्याय के रास्ते में आम लोगों के आड़े पैसा और भाषा जैसी चीजें आ जाती है। उन्होंने कहा कि संविधान सिर्फ एक लिखित दस्तावेज है, उसे अमल में लाया जाए तभी यह जीवित होता है। बता दें कि मोदी सरकार ने 2015 में संविधान को स्वीकृत करने वाले दिन हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। क्या कहना है आपका इस पर? जय हिंद, जय भारत। तिजारा से बीजेपी प्रत्याशी बाबा बालकनाथ की गाड़ी को टक्कर मारने का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी होते ही उनके समर्थक मौके पर जमा हो गए। बताया जा रहा है कि बाबा बालकनाथ की गाड़ी पर विधानसभा के बूथ नंबर 5 के पास टक्कर मारी गई।
उनकी गाड़ी पर पीछे से टक्कर लगी। इस पूरे वाक्य पर बाबा बालकनाथ ने तिजारा से कांग्रेस प्रत्याशी इमरान खान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि उनके साथ मौजूद लोगों ने टक्कर मारने वाली गाड़ी का नंबर भी नोट किया है। हालांकि इस घटना में बाबा बालकनाथ या उनके साथियों में से किसी को भी चोट नहीं आई है। तिजारा की सीट राजस्थान की हॉट सीट के तौर पर देखी जाती है। यहां से बीजेपी की ओर से बाबा बालकनाथ को और कांग्रेस की तरफ से इमरान खान को टिकट दिया गया। टिकट की घोषणा के बाद से ही दोनों उम्मीदवारों में खासी टक्कर देखने को मिल रही थी। बाबा बालकनाथ के आरोपों में कितनी सच्चाई है यह तो जांच के बाद ही पता चलेगी, लेकिन इस घटना के बाद से ही यहां राजनीति गर्मा गई है। बता दें कि तिजारा वो विधानसभा सीट है जो राजस्थान की सबसे ज्यादा वोटिंग वाली सीटों में से एक है। आंकड़ों की माने तो तिजारा में कुल 85.15% वोटिंग हुई, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। जानकारी के अनुसार राजस्थान में करीब 5,29,31,000 से अधिक वोटर है। इनमें से 2,74,74,849 पुरुष जबकि 2,53,13,458 महिला वोटर शामिल है। देखने वाली बात यह है कि 3 दिसंबर को तिजारा की विधानसभा का अगला विधायक कौन होगा। जानकार बताते हैं कि बाबा बालकनाथ और इमरान खान के बीच कड़ी टक्कर है। 16वीं विधानसभा के लिए राजस्थान की 199 सीटों पर वोट डाले गए। सर्वाधिक वोटिंग वाली सीटों में चूरू जिले की तारानगर सीट पर 82.30%, चित्तौड़गढ़ की बेंगू सीट पर 82% और बाड़मेर की सिव सीट पर 80.66% मतदान हुआ है। तारानगर सीट पर भाजपा दिग्गज नेता राजेंद्र राठौर व कांग्रेस के नरेंद्र बुडानिया के बीच सीधी टक्कर हुई है। वहीं बाड़मेर जिले की सिव सीट पर मामला पंचकोणीय बना हुआ है। भाजपा कांग्रेस दोनों की बागी मैदान में है। साथ ही आरएलपी प्रत्याशी की मौजूदगी ने मामले को रोचक बना दिया। शायद यही वजह है कि यहां पर सर्वाधिक वोटिंग भी हुई। क्या कहना है आपका इस पर जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।